इस तरह से। नाउ एट, हाँ जी, क्या लिखूं पहले, कैथोड या एनोड? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो बिल्कुल जो हैं वो बात को पकड़ रहे हैं, फॉलो करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। रिएक्शन बस अब मैं सीधा ही पूछूंगा आपसे, आपको मालूम होना चाहिए कौन जाएगा रिडक्शन में वगैरह वगैरह, सब नॉलेज हो जानी चाहिए। तो वैष्णवी बताओ जरा, रिएक्शन बताओ, कैथोड पर क्या लिखूं? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब नीचे होते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन जाएंगे रिडक्शन में। सभी को लॉजिक आ गया समझ में? कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। सब बच्चों को ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई है? कैसे पता लग रहा है हमें? चलो ठीक है। हाँ बेटा। परनीत, परनीत क्या बात होगी बेटा? अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, एनोड पे बताओ जरा मुझे, कौन बताएगा बच्चा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? ये तो हम बड़ा फेमिलियर। हाँ कुशाग्र। अरे नहीं कुशाग्र जी, आप मार खा गए यहाँ पे। मैंने तो आपको इसका इतना बड़ा क्वेश्चन तक बताया। वो क्वेश्चन तो एक एक्स्ट्रा चीज थी बताने वाली, ये ऐसा क्यों हुआ। अदरवाइज जो हमारी तुकबंदी है वो तो बहुत ही आसान है। ये ऑक्सीजन है, इधर क्लोरीन है, किसके लिए लूज करना आसान रहेगा? क्लोरीन के लिए। तो वो जो हमारी तुकबंदी है वो तो कभी फेल ही नहीं हो सकती। और ये तो हमने पूरा किया है। NaCl के टाइम पे भी किया है, तो हमने एक्वस NaCl के टाइम पे। तो उलझना नहीं चाहिए था। दो क्लोराइड आयन gives chlorine gas plus 2 electrons। हाँ जी, याद आया कुछ कुशाग्र जी? गलती नहीं करनी चाहिए थी, इतने सारे इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए थी। कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड, ऐसे था। ठीक है, सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, मतलब वाटर बचा है, तो वो न्यूट्रल रहेगा इस बार। चलो एक और दे रहा हूं, अब इसमें गलती मत करना, लास्ट है ये इलेक्ट्रोलिसिस का। डाइल्यूट H2SO4, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करना है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, पिछले वाले केस में अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करता, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती फिर? क्योंकि एनोड भी, हाँ तो कैथोड से उल्टी रिएक्शन हो जाती फिर। ठीक है, चलो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके, इनर्ट है दोबारा से, तो डिसोशिएट करो इसको, H2SO4, तो H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, वाटर को भी तोड़ देते हैं। कैथोड पे रिएक्शन बताओ, कौन बताएगा? ये लड़का शिवम आया कि नहीं क्लास में, कहाँ भागा हुआ है ये? चलो इस बार तो बहुत, नहीं नहीं नहीं, इस बार तो भाई, इस बार तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्रुति, हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड। क्योंकि इस बार तो दोनों तरफ से H पॉजिटिव ही आयन ही आ रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं था इस बार तो। 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। मुझे बताइए, एनोड पे कौन बताएगा? हाँ जी बच्चों।
नहीं, कोई नया बच्चा भी बताओ भाई, क्या हो गया? ये सब बच्चे निकल के आओ भाई बाहर, की क्या बैठे हो आप आराम से बैठे हुए चुपचाप, ऐसे थोड़ा ना होता है। कुछ आ करे, चलो बताओ। हाँ, अब ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तुम पता नहीं यार कहाँ बैठ के पढ़ते हो, मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया। आवाज तुम्हारी बिल्कुल क्लियर नहीं होती जब भी बोलते हो। चलो कोई बात नहीं। साफ दिख रहा है कि सल्फेट आयन नहीं, OH नेगेटिव आयन जाएंगे ऑक्सीडेशन में। 4 OH नेगेटिव गिव्स 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन गैस निकली कैथोड के ऊपर, इस तरह से। सॉल्यूशन में H2SO4 बचा है, एसिडिक नेचर का है सॉल्यूशन। पहले भी एसिडिक ही H2SO4 है वैसे भी। तो ये हमारी इलेक्ट्रोलिसिस थी सभी, जो हमें अच्छी तरह से करनी आ जानी चाहिए। कोई भी अब आपको, वैसे तो हमने सारी कर ली है, इसलिए कोई चक्कर ही नहीं है। या इलेक्ट्रोलिसिस आगे बच्चों करनी, सब बच्चों को। अब हम इन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लॉज हैं, फैराडे ने लॉज दिए हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब वो लॉज करने हैं हमें, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इन लॉज से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लॉज हैं, 2 लॉज हैं बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। दोनों ही लॉज, अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगा सिर्फ वही चीज बताते हैं वो। क्या? पहली बात, या कोई बच्चा बता सकता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने कूलम्ब होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर? एक्सीलेंट। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतने कूलम्स, C फॉर कूलम्स, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10⁻23 से। सीधी सी बात है, एक पर इतना है, तो 1 मोल पे कितना होगा, इंटू 1 मोल। तो वो आता है मल्टीप्लाई करने पे 96,500 जब आप इसको एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू विद दिस। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर बच्चों इतना कूलम चार्ज होता है, 96,500 कूलम। इसी चार्ज को 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। पहली बात क्या क्लियर होगी बच्चों, जो मैं अभी बात बताई आपको? 96,500 कूलम्स जो है चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और दैट दैट चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराडे। अब दूसरी बात, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप 1 फैराडे पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ही आपने देखा, उधर से सिल्वर लिबरेट होता है, उधर सिल्वर डिपॉजिट होता है, बराबर होता है, जितना उधर से सिल्वर निकलेगा या उधर से कॉपर निकलेगा, उधर उतना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो 1 फैराडे पास करने पर बच्चों, कोई भी सब्सटेंस क्यों ना हो, इक्विवेलेंट वेट जितना वेट डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, एक ही बात है, जितना क्योंकि डिपॉजिट होगा उतना ही लिबरेट होगा। तो 1 फैराडे जो चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 फैराडे, ये दो चीजें ही फैराडेज लॉज हैं। ये दो चीजें, एक, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 1 फैराडे होता है। दूसरा, 1 फैराडे पास करने से जो भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है वो डिपॉजिट हो जाता है।
किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट 10 है तो 10 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, किसी का इक्विवेलेंट वेट 20 है तो उसका 20 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा, किसी का 50 है उसका 50 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। जो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा 1 फैराडे पास करने पर उतना इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो जाएगा, उसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा। और इक्विवेलेंट वेट आपको किसी एलिमेंट का निकालना हो, क्योंकि अब तो हम एलिमेंट डिपॉजिट करेंगे ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम। तो किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एटॉमिक वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करो। जैसे हम कंपाउंड्स के इक्विवेलेंट वेट निकालते थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के, उनके तो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, अपॉन एन फैक्टर करते थे। तो यहाँ एटॉमिक वेट होएगा एलिमेंट का, तो मॉलिक्यूलर थोड़ा ना वेट, एलिमेंट को मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट को किससे डिवाइड करने हैं, उसकी वैलेंसी से। जैसे मान लो इक्विवेलेंट वेट सोडियम मेटल का, एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी बताओ ग्रुप 1 की कितनी होती है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 23 ही रहेगा। मैग्नीशियम है 24 एटॉमिक वेट, वैलेंसी कितनी, इसका इक्विवेलेंट वेट आधा हो जाएगा। ये सब बातें भी बता दी मैंने आपको। अब हम लॉ शुरू करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात बोलता है। समझ उनको नहीं आते हैं लॉज जो इस इन बातों की जानकारी नहीं रखते जो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं 1 फैराडे पास करूं, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट मान लो 10 है, तो 1 फैराडे पास करने से कितने ग्राम डिपॉजिट होगा उसका? क्या 2 फैराडे पास करने से, 3 फैराडे पास करने से? तो क्या साफ नजर आ रहा है कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होगा? जितने फैराडे हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे जितनी फैराडे, उतना उसका एक उतने वेट उसका डिपॉजिट होता जाएगा। यही फैराडे फर्स्ट लॉ है कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। वो तो हमें पता ही है। 1 फैराडे से एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, जितने फैराडे पास करोगे उसका उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होता जाएगा। यही तो फैराडे फर्स्ट लॉ है। यानी फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बराबर होता है, क्योंकि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। यानी कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, दिस इज वेट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा z, z क्यू। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, इलेक्ट्रिसिटी करंट इनटू टाइम, क्यू जो है आई इंटू टी होता है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला आ गया, आई करंट है एम्पियर में, टी टाइम है सेकंड्स में। तो अगर आई 1 एम्पियर हो, करंट 1 एम्पियर हो, और 1 सेकंड के लिए वो पास किया गया हो, टाइम 1 सेकंड हो, तो क्या W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा? ये दोनों 1 1 हो गए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है उसके इक्वल हो जाता है व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर करंट पास करें 1 सेकेंड के लिए,
तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा उसके बराबर हो जाता है। क्या क्लियर है बच्चों? ठीक, एक बार दोबारा से देख सकते हो आप कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z, क्यू आई इंटू टी होता है करंट इंटू टाइम, यहाँ पुट किया जेड आई टी हो गया। आई अगर 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। क्लियर बच्चों सबको? अब और सुनिए आगे। आपने इक्वेशन 1 से देखा जो W है वो जेड क्यू है, तो Z जो होगा वो W बाय क्यू होगा। अब बताओ अगर क्यू 96,500 हो, इतनी हम पास करें क्यू की वैल्यू, तो डब्ल्यू कितना होगा, वेट कितना डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट यही होगा। दिख रहा है साफ? तो अगर क्यू की वैल्यू 96,500 होगी तो वेट कितना डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट जितना। मतलब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है हम उसके इक्विवेलेंट वेट से भी निकाल सकते हैं सीधा। इक्विवेलेंट वेट को 96,500 से डिवाइड कर दो। क्या क्लियर है बच्चों सबको? तो क्या अगर मैं इस z की वैल्यू को यहां पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, देखें क्या बनेगा। W इज इक्वल टू जेड की जगह इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी। यही बनेगा बच्चों, E फॉर इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को भी सॉल्व कर दूं आगे, क्या था? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, यही था इक्विवेलेंट वेट। अभी मैंने बताया आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, आई इंटू टी अपॉन 96,500। लो, अंत तक बिल्कुल सॉल्व कर दिया। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होना है ये। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू से शुरुआत हुई थी। W इक्वल टू जेड क्यू आया, क्यू आई इंटू टी आया, जेड आई टी हो गया। Z इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 निकाला हमने, वो पुट कर दिया। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी होता है, वो पुट कर दिया। कितने सारे फॉर्मूलाज एक से जुड़े हुए, एक से जुड़े हुए एक, इतने सारे हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए। क्या क्लियर है बच्चों? फैराडे फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल लॉ था। एक बार मुझे एक बच्चा बोल के दिखाओ फिर दोबारा से लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो कोई और नया बच्चा बताइए। इस तरह से नहीं, खासकर बॉयज बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कुशागर के अलावा और भी कुछ बॉयज होंगे क्लास में। हाँ जी बच्चों। गौरांग क्या बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? स्टेटमेंट बोलो इसकी। इट स्टेट्स दैट। हम्म। नहीं, इसको क्या हो गया है गौरांग को? ये क्या मतलब कि खाना नहीं मिलता है इसको घर में या क्या है? ये पढ़ना नहीं है? ये तो फिर आपके पेरेंट्स से मिलने वाली बात होगी कि जब भी बच्चा आपका पढ़े आपको साथ में बैठना चाहिए। क्योंकि आई एम वेरी श्योर वो भी अगर पहली बार सुनेंगे मेरी बात को, वो भी कह देंगे कि सर हम बता देते हैं। इसका मतलब तो ध्यान नहीं है इनका क्लास में। लक्ष्य भाई तुम्हें क्या हो गया? हम्म। लक्ष्य जी क्लास में हो?
ये देखो, कोई चक्कर ही नहीं। मतलब क्लास में है और आंसर ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। तो हैरानी की बात है। चलो यार पंकज, बताओ, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती तो नहीं करा जा सकता ना। हाँ बेटा। बिल्कुल ठीक बात है, और कितनी सिंपल तरह से बताई गई बात, कोई रटने वाली बात नहीं कि जितने फेराडे पास करोगे उतने वेट डिपॉजिट होता जाएगा। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास। खत्म कहानी। कमाल है वैसे भाई तुम्हारे लड़कों की। देश तुम्हारे हाथ में जाने वाला है, बड़ा डर लग रहा है। सुधारो अपने आप। फिलहाल बाकी सभी बच्चे, क्या बच्चों समझ में आया आपको मैथमेटिकल रिलेशन हमने कैसे डिराइव किए यहाँ तक? ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें फॉर्मूलाज और याद ही हो जाएंगे बिल्कुल। अभी मैं आपको फेराडे सेकंड लॉ बताता हूँ। सेकंड लॉ में फेराडे ने क्या बोला, वो भी बहुत आसान बात। सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखो क्या बोलता है। कहता है सपोज आपने दो या तीन या चार इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस सीरीज में जोड़ रखे हैं। ठीक है। इसमें मान लो है आपका कॉपर, इसमें सिल्वर, इसमें गोल्ड, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं। तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है। मान लो कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है, मान मान के चल रहे हैं, ठीक है, 20 है। सिल्वर का मान लेते हैं कि 30 है, और गोल्ड का मान लेते हैं 40 है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस मैंने सीरीज में जोड़ दिए और उनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की। मान लो 1 फेराडे, 1 फेराडे मैंने इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास की। तो बताओ कॉपर वाले जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा, उसमें कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा? सिल्वर वाले में? गोल्ड गोल्ड कितना डिपॉजिट होगा? अब मेरी बात को समझो, यही फेराडे सेकंड लॉ है। सुनो क्या है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, देन वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो उनके वेट डिपॉजिट होंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उसका उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। इसका 20 था, इसका 20 ग्राम डिपॉजिट हुआ। इसका 30 था, इसका और ज्यादा वेट डिपॉजिट हुआ, 30 ग्राम। इसका 40 था, इसका 40 ग्राम डिपॉजिट हुआ। वो तो होगा ही। जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उसका उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो वो तो नजर आ रहा था हमें। क्या समझ में आया बच्चों? आपने एक बात देखी, दोनों लॉज एक ही बात बताते हैं सिर्फ। 1 फेराडे से एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, दैट्स इट। पिछले में क्या बताया, जितने फेराडे पास करोगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, वो तो है ही है। इसमें क्या बताया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो वेट डिपॉजिट होंगे वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली पर, जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उसका उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। दोनों लॉ एक ही चीज को बताते हैं कि 1 फेराडे से इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, दैट्स इट। तो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट दोबारा बोलता हूँ, उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने पिछली बार कुछ आंसर देने के नाम पे होठ सिल गए थे। तो ये क्या बोलता है सेकंड लॉ? इट स्टेट्स दैट इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो वेट डिपॉजिट होंगे,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their इक्विवेलेंट वेट्स, वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स लें हम, तो उनके लिए फैराडे सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, क्योंकि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 होगा, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 होगा। डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगा, यही तो आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। ये है फैराडे सेकंड लॉ और ये है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बोलो बच्चों, क्या क्लियर हुई सारी बात? अब आप में से कौन बच्चा बोल के दिखाएगा मुझे फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट? क्या पुराने बच्चों में से जिनका नाम लिया था मैंने, गौरांग का नाम लिया था, गौरांग का नाम लिया था, लक्ष्य का नाम, लक्ष्य तो क्लास में नहीं है मुझे लगता आज, अपना क्लास ऑन करके सो रहे हैं आराम से। गौरांग बोलो बेटा, ट्राई करो। लेकिन कब, उसको स्टार्टिंग से बोलो, ध्यान से बोलो, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आप बोलो इट स्टेट्स दैट when same amount of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, then the weight of substance deposited are directly proportional to their equivalent weights. क्या बच्चों सभी को दोनों फैराडेज के लॉ समझ में आ गए? हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ज्यादा न्यूमेरिकल, उस पे ज्यादा आते हैं, सेकंड लॉ पे कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। पहला न्यूमेरिकल है, देखो किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे अब आपको मालूम चलेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 grams calcium from molten calcium chloride। कहते हैं कितने कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए मोल्टन CaCl2 में से। तो पहले तो आप इसकी कैल्शियम की जो डिपॉजिट होने की रिएक्शन है वो लिख सकते हो। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम। पहले तो ऐसे लिखना चाहिए आपको कि भाई रिएक्शन क्या होगी कैल्शियम डिपॉजिट होने की, वो तो यही होगी, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिख रहा है साफ, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम। ठीक, तो अब इसमें हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए आपने। ये देखो इलेक्ट्रॉन कितने मोल्स है, 2, मतलब 2 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज होता है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे होगा। उससे 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है 40 ग्राम का। एटॉमिक वेट आपको पता है इसका 40 होता है। 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, देखो 1 मोल का वेट एटॉमिक वेट जितना, कैल्शियम का कितना होता है 40। बोलो यहां तक की बात समझ में आई सब बच्चों को? बहुत आसान बात है, रिएक्शन देख के ही पता लग रहा है। तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमें पहले इसमें, और फिर हम देखेंगे कितने फेराडे पास किए, कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर 2 फैराडे। उसने कहा 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चाहिए होगा, सीधा लिख सकते हैं 1 फैराडे, चाहे आप पूरा यूनिटरी मेथड लगा के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 20 के लिए तो 1 ही फैराडे चाहिए होगा ना? नहीं, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम्स।
उसने पूछा था कितने कूलम्स चाहिए होंगे। आ गया आंसर। बोलो जी। क्या पता लगा सब बच्चों को? अब मैं अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तरीका तो था जिसमें हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर हमें वो स्टोइचियोमेट्री से पता लगेगा कितने फेराडे से कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, ऐसे। मोल कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। इक्विवेलेंट वेट बताओ कैल्शियम का कितना होगा? सारी बातें छोड़ो, एटॉमिक वेट 40 है, वैलेंसी पता होगी, 2 होती है। 20 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है इसका, पता है ना? ठीक है, समझ रहे हो? अभी ऊपर वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था वो मोल कॉन्सेप्ट का था। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, ये देखो। इक्विवेलेंट वेट मैंने निकाली है, कैल्शियम का 20 होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करने के लिए, 20 ग्राम यानी डिपॉजिट करने के लिए ऑफ कैल्शियम, 1 फेराडे चाहिए होगा। लो, खत्म कहानी। ना कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत, ना कुछ। सीधा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से निकाल लिया, क्योंकि मुझे मालूम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कि 1 फेराडे से एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। इक्विवेलेंट वेट इसका 20 था, तो 20 ग्राम के लिए 1 फेराडे चाहिए, और उसने 20 ग्राम के लिए ही पूछा है कितने चाहिए। तो 20 ग्राम के लिए 1 फेराडे चाहिए, मतलब 96,500 कूलम्स। लो, खत्म। तो मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव, जब हमारे पे को प्रॉब्लम्स आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम टाइम सेविंग के लिए वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करते हैं। चुटकियों में काम हो जाता है, हो गया काम, खत्म। इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या है? रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, दैट्स इट। मोल कॉन्सेप्ट में तो बेटा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसी से स्टोइचियोमेट्री लगती है, फिर पता लगता है कितने मोल से कितने मोल डिपॉजिट हो रहा है। क्या क्लियर है बच्चों? तो तो मैं आपको वैसे बता दूं, सब्जेक्टिव एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट से ही किया जाता है। हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो उसको, लेकिन उसके बाद हम जो भी करेंगे वो कोशिश करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से ही करने की। मुझे बताना जरूरी था आपको ये चीज, इसलिए मैंने बताई इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाली बात। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, सुन लो। 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है। कहता है कितने कूलम्स लगेंगे, और सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27। एटॉमिक वेट। चलो जी, बताओ शायद। बेटा ध्यान से, कितने ग्राम डिपॉजिट करना है ये तो देख लो पहले। 40.5 ग्राम डिपॉजिट करना है। जल्दबाजी मत करो, ठहराव लाओ अपने अंदर। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो, पहले मोल कॉन्सेप्ट से करके दिखाओ। रिएक्शन लिखो पहले। एल्यूमिनियम आयन की 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम बनेगा। 3 फेराडे से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, मतलब 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 फेराडे चाहिए। 40.5 ग्राम के लिए कितने चाहिए? 3/27 × 40.5। 3 9 27, 9 से करते हैं इसको। 4.5 फेराडे आ रहे हैं। अभी इसको कूलम्स में भी चेंज करना है, इंटू 96,500 कूलम्स। वो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आ रही है बात?
बड़ी जल्दी आ जानी चाहिए बेटा। अब तो ये इतना क्लैरिटी से बता दिया आपको बात। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बताओ मुझे, इक्विवेलेंट वेट बताओ एल्यूमिनियम का कितना होगा। एटॉमिक वेट 27 है, वैलेंसी 3 है, 9 होएगा। तो बताओ 9 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे लगेंगे। तो 40.5 ग्राम के लिए कितने लगेंगे। 1/9 इंटू 40.5 आ गया ना, 4.5 फेराडे। इस केस में मुझे ना लिखनी पड़ी इक्वेशन ना कुछ, डायरेक्ट सीधा कदम 4.5 फेराडे, उसको कूलम में चेंज कर लेंगे फिर। समझ में आई बच्चों बात सारी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। और मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए कि कैसे कर सकते हो आप। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही आसान है, उसमें रिएक्शन भी लिखनी नहीं पड़ती। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसको दिमाग में बिठाइए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा से एक बार स्टडी करना सारी क्या है। न्यूमेरिकल्स हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके, और बाकी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय। ओके बेटा, ओके बच्चों।